जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में कुछ अधिनियमों के बारे में, ठीक है, कि मजदूरों के बारे में जो अधिनियम आए थे, कारखाना अधिनियम, उसे देखेंगे। चार छठ आया था उसे। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से देखेंगे भारत के जितने भी वायसराय, गवर्नर जनरल ये सब आए हैं उन सभी को, ठीक है। तो शुरू करते हैं भारत के कारखाना अधिनियम से। देखिए, कर्मचारियों के काम करने के लिए जितने घंटे तय किए जाएंगे या कितने घंटे उस कर्मचारी काम करेंगे, इसके लिए था कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कब कब छुट्टियां मिलेंगी, ये सब किस इसमें मतलब बातों का इसमें चर्चा था। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो 1881 को आया था। 1881 को लॉर्ड रिपन के समय आया था। लॉर्ड रिपन ने जो है उसके टाइम पर मतलब मजदूरों के कार्यों को निर्धारित किया था कि कम से कम मजदूर 9 घंटे दिन में कार्य करेंगे, ठीक है, और महीने में केवल 4 बार ही मतलब आपको छुट्टी दी जाएगी। महीने में 4 हफ्ते होंगे, 4 हफ्तों में एक दिन आएगा रविवार, तो उस रविवार को मतलब छुट्टी मिलेगी, ऐसा मतलब इसने कहा था। द्वितीय कारखाना अधिनियम जो है वो 1891 में आया, यानी कि इसके 10 साल बाद। लेंस डाउन समय इस यह आया था। लेंस डाउन नामक जो अधिकारी था उसके टाइम पर यह आया था। इसमें अधिकतम अवधि जो थी वह 11 घंटे कर दी गई थी। काम करने की अधिकतम अवधि 11 घंटे कर दी थी। अब 7 घंटे 8 घंटे तो कोई भी व्यक्ति काम कर लेता है, लेकिन 9 घंटे अगर कह रहा तो थोड़ा ओवर लगने लग जाता है। और वहीं पर अगर 11 घंटे कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लगता है। 11 घंटे मतलब अधिकतम है, 11 से 12 नहीं करा सकते थे, ऐसा है। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा लेते थे कि 11 घंटे तो चलो कम से कम मिला है, तो 11 घंटे कम से कम मजदूरों से काम करा ही लिया जाए, ऐसा करके उन्हें दे दिया जाता था। हाँ, लेकिन रात में महिलाओं के कार्य पर इसमें प्रतिबंध लगा हुआ था। रात को महिलाएं कार्य नहीं कर सकती हैं। जैसे आजकल देखेंगे तो हॉस्पिटल्स वगैरह में नर्स वगैरह कार्य करती हैं, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह में अगर कार्य करती हैं तो नाइट ड्यूटी भी लगा जाता था। तो इस नियम के तहत वो सब चीज़ रात को मतलब ड्यूटी मतलब महिलाओं की नहीं होती थी इस नियम के तहत, ठीक है, अब होता है। तीसरा जो कारखाना अधिनियम है वह आया था 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में आया था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है, लॉर्ड वार्ड मैं नहीं बोलता हूँ, हार्डिंग द्वितीय के समय आया था। इसमें जो अवधि था उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, 1 घंटा और बढ़ा दिया गया, 12 घंटे अधिकतम कार्य करने की अवधि इसमें थी। चतुर्थ अधिनियम जो है 1912 में आया था, रीडिंग के समय में, ठीक है। रीडिंग के समय में उसके बाद पंचम जो कारखाना अधिनियम आया था, पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में आया था वेलिंगटन के समय में। छठवां जो है लॉर्ड वेवेल के समय में 1946 में आया था। लॉर्ड वेवेल के समय में जो छठवां कारखाना अधिनियम आया था वह अंतिम कारखाना अधिनियम था। इसके बाद तो 1946 के बाद 47 में भारत आज़ाद हो गया, सब चीज़ हम लोग का हो गया, अपने हिसाब से चलने लगे। अब देखते हैं भारत के जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे उनके बारे में। देखिए, बंगाल का जो गवर्नर था, पहला गवर्नर, वह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड नहीं रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, ठीक है। लेकिन देखिए, बंगाल का जो क्षेत्र था वो सीमित था। उसके बाद जो है बंगाल से थोड़ा और मतलब बिहार झारखंड वगैरह वाले क्षेत्र, थोड़ा सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का पूरा क्षेत्र, बांग्लादेश का पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र मिलने लगा, तो क्या है, एरिया बड़ा हो गया। तो उसके बाद जो है जो ये पद था गवर्नर का, उसे गवर्नर जनरल किया गया। उसके बाद बंगाल से पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगे, तो इसलिए इसे गवर्नर जनरल बंगाल के का जो कहा जा रहा है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत का गवर्नर जनरल फिर 1857 की क्रांति हुई, फिर गवर्नर जनरल को हटाकर सीधे वायसराय भेज दिया गया, ठीक है। तो भारत का वायसराय इस प्रकार से हुआ। तो देखिए, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था, ठीक है, केवल गवर्नर, वह रॉबर्ट क्लाइव था। और उसके बाद जो लोग बनते गए, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर आया, वह था वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही गवर्नर का जो पद था उसे ख़त्म कर दिया गया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी वारन हेस्टिंग्स ही है, ठीक है। ऐसा कैसे, तो उसी तरीके से बताया कि वारन हेस्टिंग्स जो था उसी के टाइम पर गवर्नर का पद हटा दिया गया और प्रमोशन करके उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए अंतिम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का वह था वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। अंतिम जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल पद चल रहा था, आते गए, तो अंतिम गवर्नर जनरल था वह था विलियम बेंटिंग। अब वो समय आ गया जब भारत में गवर्नर जनरल जो था वह केवल बंगाल में न रहकर भारत का मतलब पूरा गवर्नर जनरल बनने वाला था। तो विलियम बेंटिंग जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बना। इसका प्रमोशन हो गया। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह 1857 की क्रांति के टाइम पर लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का जो है प्रमोशन कर दिया गया, मतलब जो था
गवर्नर जनरल का पद उसे समाप्त कर दिया गया और सीधे इंग्लैंड के राजा के अधिकार में चला गया और जो है वायसराय का पद यहाँ से भेज दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय जो है वह लॉर्ड कैनिंग बना और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही था भारत का। देखिए, और अंतिम जो वायसराय था वह था माउंटबेटन। ठीक है, दिमाग कंफ्यूज मत कीजिएगा, लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो पहला और अंतिम गवर्नर जनरल था वो थे श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है, स्वतंत्र जो कि हमारे भारतीय पहले भारतीय और एवं अंतिम एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, वायसराय रहे थे। ठीक है, गवर्नर जनरल रहे थे ये। और रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1857 से लेकर 60 तक इसने मतलब भारत में बंगाल में गवर्नर के पद पर काम किया। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। ठीक है, 1857 से 1860 तक 3-4 सालों तक इसने काम किया। इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। उसके बाद अगला आया वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने क्या किया, मतलब यह बंगाल का मतलब अब गवर्नर जनरल बन गया। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था यह केवल बंगाल का गवर्नर था। यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग्स आया, ये अंतिम गवर्नर बना और वहीं से इसका प्रमोशन हुआ तो बंगाल का यह प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1772 से लेकर 85 तक काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन मतलब किया। ठीक है, शासन ने मतलब कार्यकाल इसका रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसने लागू किया। राजस्व वसूलने के लिए कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम इसने शुरू किया। देखिए, कलेक्टर जो होता है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत पावर होता था। मजिस्ट्रेट का कार्य होता क्या है, सज़ा सुनाना। लेकिन अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सज़ा वगैरह नहीं सुनाते थे हैं। ठीक है, अभी नहीं सुनाते हैं। केवल उनका कार्य राजस्व वसूलना है, कुछ दौरे वगैरह कर लीजिए और छोटे मोटे काम होते हैं। बड़े बड़े चीज़ों को अगर देखें जैसे चीफ सेक्रेटरी वगैरह हो गए, जो राज्य सचिवालयों में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे आईएएस वगैरह होते हैं। तो उनके सामने में जो कलेक्टर होते हैं ना, वो छोटा झुनझुना वाला बच्चा हो गया आजकल। अब उतने ज़्यादा पावर कलेक्टर्स को नहीं रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा पावर में होते थे, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में। ठीक है, तो केवल राजस्व वसूलने का काम कलेक्टर का होता है। जैसे टिकट कलेक्ट करने का काम टिकट कलेक्टर का होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से चेक करने का काम होता है उसका। देखिए, मदरसा अधिनियम ये था। और आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो भी इसी के टाइम पर ही हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ। बंगाली अरबी भाषा का ये काफ़ी अच्छा जानकार था और इसने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का भी इसने पारित करवाया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल यही बना था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी के टाइम पर पारित हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ उसी के तहत फिर बंगाल का गवर्नर से थोड़ा बंगाल का एरिया बड़ा हो गया, इसलिए गवर्नर से गवर्नर जनरल बना। तो अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही बना। ठीक है, जैसे मैं अभी टीचर मान लीजिए, ठीक है, प्राइमरी पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये तो अगर किसी स्कूल में मैं अंतिम प्राइमरी टीचर रहा, उसके बाद वो स्कूल क्या हो गया, अब हायर सेकेंडरी हो गया, तो अंतिम मैं, ठीक है, मतलब उसका प्रधानाचार्य अगर मैं रहा तो अंतिम प्रधानाचार्य मैं रहा, लेकिन अब वो हायर सेकेंडरी हो गया तो उसमें प्राचार्य आते हैं। तो इस स्कूल का अंतिम प्रधानाचार्य कौन था, तो मैं, और प्रथम मतलब प्राचार्य कौन हुआ, तो वो भी मैं हुआ। तो इसी प्रकार से इसका प्रमोशन हो रहा था। ठीक है, सबका इसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना। ये इतना अच्छा अरबी और बंगाली भाषा का जानकार था, इसने भागवत गीता का इसने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, भागवत गीता का अंग्रेजी में इसने अनुवाद किया। जब यह लंदन लौटा, ठीक है, तो लंदन लौटने पर इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया। ठीक है, महाभियोग लगा दिया, एकदम मतलब ये दुखी होगा कि मेरे ऊपर महाभियोग लगा दिया गया करके। हालांकि ये महाभियोग जो है वो पारित नहीं हो पाया, लेकिन इस दुख से इसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, तो आत्महत्या करने वाला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स आत्महत्या करने वाला। ठीक है, देखिए अब इसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं, जो 1786 से लेकर 93 तक इसने कार्यकाल रहा इसका। इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारों के लिए शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया। ठीक है, और चल अदालत इसने स्थापित किया। इसका जो मकबरा था, मरने के बाद यही भारत में ही मर गया। मकबरा जो है यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा था, विलेज अली का। देखिए सॉरी विलेज अली बोलता हूँ, कॉर्नवालिस का। ठीक है, अगला देखते हैं विलेज अली। 1758 से लेकर जो है 1805 तक इसका कार्यकाल रहा। सहायक संधि ये लेकर आया और इस सहायक संधि को मानने वाला पहला जो राज्य था, स्टेट था, वह उस समय का हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद रियासत, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। इसे बंगाल का शेर यानी कि बंगाल लायन कहा जाता था। ठीक है, टाइगर नहीं, बंगाल का शेर इसे कहा जाता है। बंगाल में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज विलेज अली ने बनवाया था। अगला जो है हेस्टिंग्स आया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स।
इसने नेपाल युद्ध करवाया उस टाइम पर, ठीक है, और नेपाल में संगोली की संधि कराई गई और जिसके तहत अंग्रेजों की अधीनता नेपालियों को स्वीकार करनी पड़ी थी। इसने पिंडारियों का अंत कर दिया। पिंडारी जो कि मराठाओं का मतलब कुत्ता कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि मराठाओं की एक छोटी सी टुकड़ी थी, ठीक है। ये भी छापामार युद्ध किया करते थे। पिंडारियों का अंत हेस्टिंग्स ने कर दिया। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने शुरू कर दिया। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की इसने सरकारी योजना लाई और जगह जगह पर शिक्षा पर खर्च किया। अच्छी बात है। विलियम बेल्टिक आया इसके बाद। विलियम बेल्टिक जो था वो 1828 से 35 तक इसका कार्यकाल रहा, 7-8 सालों का। और इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, शिशु हत्या को समाप्त कर दिया और इसके अलावा इसने ठगी प्रथा का अंत कर दिया। इसके बाद आया खलनायक लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 56 तक रहा और 57 में भाग मतलब 57 की क्रांति होने से पहले भाग गया। पूरा आग लगा के ही भागा था और झेलना पड़ गया बेचारे लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। देखिए 1857 में क्या हुआ कि आधुनिक भारत का इसे जनक कहा जाता है। ऐसा मतलब अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं। ये रेल जो है, डाक हो गया, तार हो गया, पीडब्ल्यूडी विभाग, इतने सारे विभागों का इसने मतलब शुरुआत किया था। रेल पहला चला था इसी के टाइम पर, डाक विभाग इसी के टाइम पर, खंभे में जो तार दिखते हैं वो चीज़ें विद्युत मतलब इसी ने पहुंचाई थी, इसलिए इसे आधुनिक भारत का जनक कह दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने 1854 में वुड्स डिस्पेक्ट नामक नियम लाया, जिसके तहत अंग्रेजी शिक्षा को इसने बढ़ावा दिया और तब से भारत में आज तक अंग्रेजी शिक्षा यानी कि ईसाइयों की शिक्षा चल ही रही है, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा वह घोषणा पत्र या फिर लिखित जानकारी होती है जिसके लागू होने के बाद, ठीक है, या फिर मिलने के बाद पूरा एक इतिहास का मतलब एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें आ जाता है। 1848 में जो है इसने राज्य हड़प नीति अपनाया और सबसे पहले यानी कि जो ताकपत्र सिद्धांत है उसे अपनाया। सबसे पहले इसने सतारा को हड़प लिया और पंजाब में जो राजा रणजीत सिंह थे उसकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे उनको लंदन भेज दिया और उनके भी पंजाब को हड़प लिया और कोहिनूर हीरा महारानी को भेज दिया। महारानी खुश, डलहौजी फुस, ठीक है। डलहौजी जो है भाग गया पूरी तरह से आग लगा के। और 1856 से लेकर 62 तक लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति में डलहौजी भाग गया था, इसे बहुत पीटे लॉर्ड कैनिंग को खिल्ला गिला के। 1857 का विद्रोह हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई फिर, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और इसके तहत जो है गवर्नर जनरल का पद जो है वह भी समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर आया था वायसराय का पद। तो अंतिम जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था भारत का, और प्रथम जो वायसराय था वह भी लॉर्ड कैनिंग ही बना, प्रमोशन हो गया इसे। देखिए उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आया। एल्गिन जो था वो 1862 से 63 तक था। वहाबी आंदोलन इसके टाइम पर हुआ था, वहाबी आंदोलन, ठीक है, मुसलमानों वाला। तो इसका जो केंद्र था वह पटना था। इसके बाद लॉर्ड मायो आया जो कि 1869 से 72 तक चल रहा। पहली बार इसने जनगणना करवाया था, लेकिन ऐसा बुद्धू था कि इसने जनगणना आधा अधूरा ही करवाया था। जो इससे परेशान होकर अंडमान में एक अफगानी सैनिक ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है लॉर्ड लिटन आया था 1876 से 80 तक। लॉर्ड लिटन जो है वह आर्म्स एक्ट लेकर आया था और इंडियन सिविल सर्विस की जो आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। अरे 19 वर्ष में तो व्यक्ति बेचारा मतलब कॉलेज में प्रवेश करता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता है, और इसने 19 कर दिया 21 से घटाकर। भारतीय प्रेस का गला घोटने के लिए इसने वर्नाकुलर एक्ट लाया था। इस वर्नाकुलर एक्ट में यह था कि जितने भी भारतीय अखबार थे उन्हें सबसे पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी, और अंग्रेजों से अनुमति नहीं ली तो पूरी अखबारी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाती थी, ठीक है। इसके बाद आया था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक आया था। इसने आर्म्स एक्ट जो कि भारतीय को हथियार रखने पर रोक लगाने वाला एक्ट था उसे समाप्त कर दिया। जिसे लॉर्ड ये लिटन लेकर आया था उसे रिपन ने समाप्त कर दिया, और जो वर्नाकुलर एक्ट था उसे भी समाप्त कर दिया। और पुनः जो इंडियन सिविल सर्विसेज था उसका आयु जो 19 कर दिया गया था ये गधे द्वारा, लिटन द्वारा, उसे रिपन ने फिर से 1921 किया। 1881 में पहली बार इसने पूर्ण जनगणना करवाई, ठीक है। फिर इसमें जनगणना में फिर सही सलामत मतलब अनुमान आया था। शिक्षा का जो आयोग था, शिक्षा हेतु उस हंटर आयोग इसने लाया था। इल्बर्ट बिल इसके टाइम पर पारित हुई थी, और भारतीय जज जो था वो अंग्रेजों को सजा सुना सकते थे इसके तहत, ठीक है। इल्बर्ट जो बिल पारित हुआ था, इल्बर्ट बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भारतीय जज भी अब भारतीय जज बन सकते थे, और बनने के बाद अंग्रेजों को भी अब सजा सुना सकते थे। इसका अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, इसे श्वेत विद्रोह कहा गया भारतीयों द्वारा। यह बिल जो है वापस कर लिया गया, ठीक है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा, ठीक है, भारत का उद्धारक कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो इटालियन नर्स थी, ठीक है, इटली की एक नर्स थी। इन्होंने क्रीमिया युद्ध में बहुत ज़्यादा मतलब घायल जितने सैनिक थे, ठीक है, रूस और यूक्रेन वाला जो क्रीमिया चल रहा है ना, क्रीमिया, वही वाला क्रीमिया, तो क्रीमिया युद्ध में इन्होंने जितने भी घायल सैनिक थे उन सब की इन्होंने बहुत अधिक सेवा की थी। और सेवा के फलस्वरूप ये अपना लैंप लेकर चलते थे, ऐसे लैंप लेकर, इसलिए लैंप जो होता है ना जिसमें जलता रहता है, ठीक है, वो वाला लैंप लेकर ही चलती थी, इसलिए इनको लेडी विथ द लैंप कहा जाता था, ठीक है, लेडी विथ द लैंप, तो इसलिए इन्हें ऐसा कहा जाता था। और देखिए इन्होंने इतना ज़्यादा सेवा किया कि इन्हें जितने भी सैनिक थे वो सारे सैनिक इन्हें सिस्टर कहकर बुलाने लगे थे। तब से सारे नर्सों को सिस्टर कहकर ही बुलाया जाता है। आज भी अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल में जो नर्स होती है उन्हें सिस्टर कहा जाता है। तो इन्हीं के टाइम से शुरू हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटालियन, ठीक है। अब इटली वाले एक और चल रहा है जॉर्जिया मिलानो याद है नवी वाला, ठीक है, मोदी जी के साथ इंस्टाग्राम भी बंद करवा देंगे वो। देखिए भारतीय प्रेस का गलत होने वाला है ये था, ठीक है, लेडी विद द लैम्प। देखिए क्रीमिया वार जो था उसके बाद अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, लॉर्ड डफरिन के टाइम पर, ठीक है। लॉर्ड डफरिन जो था 1884 से 1888, 4 साल का इसका शासनकाल था। इसी के टाइम पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का संगठन कहा था। और इसके द्वारा कहे गए इसी मुट्ठी भर लोगों के संगठन ने भारत को इतना स्वतंत्रता सेनानियों को इतना बड़ा मंच दिया कि भारत को आज़ादी मिल गई, ठीक है। मुट्ठी भर लोगों का संगठन बोल रहे हैं। आज जो कांग्रेस है वो वाला कांग्रेस नहीं, उस समय नेताओं को कांग्रेस रहता था, ठीक है। आजकल तो फिर कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई सा भी हो बचा के रखा है पूरा। कर्जन जो है 1899 से 1905 में इसने शासन किया, लॉर्ड कर्जन कहा जाता है। इसने वो बंगाल विभाजन किया था, ठीक है। उसके बाद पुरातत्व विभाग की भी इसी ने स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग का रॉबर्ट ब्रूस फुट को अध्यक्ष बनाया था, ठीक है, महासचिव। देखिए बहुत सारे जो आयोग थे इसका गठन इसने किया था। पुलिस सुधार आयोग या फिर यूनिवर्सिटी आयोग हो गया। इसके अलावा अकाल आयोग, अकाल जब पड़ता था उसके लिए समितियाँ इसने बनाई थी। इसलिए इसके काल को यानी कि कर्जन के काल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। इसके बाद आया भारत में पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय जो है 1905 से लेकर 1910 तक इसने शासन किया, मतलब कार्य किया। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इसी टाइम पर हुई 1909 में। इसमें भारत में राज्य सचिव जो था उस समय मार्ले था, ठीक है। मार्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर मतलब मार्ले मिंटो सुधार लेकर आया जो कि 1909 के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली मार्लो मिंटो सुधार नहीं था, ये एक सांप्रदायिक इस प्रकार का चीज था कि मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मुसलमानों को इतना भड़काया गया कि वो धीरे धीरे फिर जो है 1920-30 के आते आते एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लग गए थे। तो ये इन्हीं सब के कारण हुआ था। तो कांग्रेस ने भी जो है मुस्लिम लीग को पहले तो माना नहीं था, लेकिन 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों उस टाइम पर एक हो गए थे, इसलिए कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। भारतीय सांप्रदायिकता का जनक जो है मिंटो द्वितीय को कहा जाता है क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया था। पाकिस्तान इस टाइम से पेट में पलना शुरू हो गया था और पाकिस्तान के विभाजन का सबसे अधिक अगर किसी ने विरोध किया आखिरी दम तक तो महात्मा गांधी थे। लेकिन जाने क्यों महात्मा गांधी को ही ऐसे विलन टाइप से देखते हैं लोग, ठीक है। देखिए हार्डिंग द्वितीय जो था वो आया था 1910 से 1916। बंगाल विभाजन को इसने रद्द कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जनवरी 1921 को 1912 को इसने राजधानी जो है कोलकाता से लेकर दिल्ली लेकर आए क्योंकि कलकत्ता यानी कि बंगाल में पूरी तरह से शिक्षित लोगों का गढ़ बन गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और जितने भी थे स्वामी विवेकानंद जी हमारे, तो वहाँ से मतलब शिफ्ट करना जरूरी था। और वहाँ से जब शिफ्ट किया गया तो दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1912 में। उसी टाइम पर किंग जॉर्ज पंचम भी भारत आए थे। उसके बाद जो है वर्ल्ड वार प्रथम जो है वह शुरू हो गया था इसी टाइम पर। उसके बाद आया लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग जो है 1921 से 26 में आया। जैसा नाम तैसा काम ये करके गया था, ठीक है, क्योंकि पहली बार इसने ICS UPSC की परीक्षा भारत में करवाई थी। और चौरा चौरी कांड इसी के टाइम पर हो गया। असहयोग आंदोलन इसी के टाइम पर शुरू हो गया। चौरा चौरी कांड के बाद जो असहयोग आंदोलन है इसी के टाइम पर मतलब समाप्त हो गया, शुरू नहीं हुआ था। भारत में पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि यूनियन सिविल सर्विसेज काउंसिल का जो परीक्षा है UPSC की उसका जो है आयोजन भारत में हुआ, नहीं तो इंग्लैंड जाना पड़ता था इसके लिए दिलाने के लिए 1922 में।
प्रयागराज में हुआ, जिसे इलाहाबाद के नाम से किसी ज़माने में जाना जाता था, आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड इरविन आया 1926 से 31 तक। इसी के टाइम पर साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के विरोध में दांडी मार्च शुरू कर दिया। दांडी मार्च सफल हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गांधी जी ने। इसी टाइम पर फिर गोलमेज का प्रथम सम्मेलन हुआ था, और उसी के टाइम पर ठीक भगत सिंह जी हमारे शहीद आजम और सुखदेव राजगुरु के साथ शहीद हुए थे। ठीक है, फांसी पर चढ़ा दिया गया था उनको। लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1931 से 36 तक हुआ था इसका शासनकाल। गोलमेज सम्मेलन द्वितीय और तृतीय इसी के टाइम पर हुआ था। सांप्रदायिक पंचांग जो था इसी के टाइम पर लाया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 इसी के टाइम पर लाया गया था। लॉर्ड लिनिथगो आया 1936 से लेकर 1943 तक। ये जो है फर्स्ट पहला प्रांतीय चुनाव इसी के टाइम पर 1937 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है स्टार्ट हो गया था पूरी तरह से। क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया था। क्रिप्स प्रस्ताव ये लेकर आए फालतू तमाशा वाला, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन टाइम पर चालू कर दिया। इसके बाद वेवेल हो गया, माउंटबेटन और राजगोपालाचारी जी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद देखेंगे कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 से 1947 तक का सफर कैसा रहा था ये देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।